मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 131। अरे अपने कक्ष में पहुंचकर एक बार फिर से बिस्तर पर लेट गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा और खुद से उससे बातें करने लगा। आखिर तुमने तो आज सच में कुछ राजा को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आने वाली मुसीबत तुम्हारे लिए क्या नया मौका लेकर आती। नहीं नहीं, मौका नहीं, एक बहुत बड़ा साजिश या दाल जो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। पर कुछ भी हो, एक मरते भी इंसान की जान बचना तो डॉक्टरों की परम धर्म है, और मैं चाहे उसे दुनिया में रहूं या इस दुनिया में, अगर बेवजह को इंसान तकलीफ में होगी तो उसकी मदद मैं जरूर करूंगा कि उसे इंसान से मुझे खतरा न हो। नहीं तो अब तक तो मैं उसे राजकुमार यादव को भी पूरी तरीके से ठीक कर चुका होत। पर उसे इंसान को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फूल आता है, और वह जी नजरों से मुझे देखा है, ऐसा लगता है कि उसके हाथों में जंजीर बनता है। नहीं तो कब तक का मुझे मौत का घाट प्रदान किया होता। राजकुमारी काव्य की आंखों से तो इतना पता चल गया कि जो भी उसका साथ दे रहा है वह कोई और नहीं, वैभव भी है, और मुझे तो उसे दिन के बारे में भी याद है कि किस तरह वोट दूंगा। इस बारे में बात कर रही थी, इसलिए करते हुए आरो उसे दिन के बारे में सूचना और वैभव दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, और इस वक्त आप अपनी नई शक्ति को इस्तेमाल करती हूँ उनके करीब पहुंच चुका था और सभी बातें सुन लिया था। शुरू में तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, पर उसके बाद उसे वही सारे सपने आने लगे, जिससे उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगा, और वह सभी चीजों को स्पष्ट समझ में और सभी पहलुओं को जोड़ने में लग गया, और सभी चीज आसानी से पता चलने के बाद उसके सामने जो रिजल्ट था वह बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। उसे तो इतना गुस्सा आया कि वह सीधा राजकुमार वैभव के सामने जाकर उसे सामने सामने बात करना चाहता था। राजा कुंभदेव की तबीयत खराब होने से राजकुमार आरव ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया, और पिछले जीवन में डॉक्टर होने के कारण उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि एक पेशेंट का इलाज कैसे करना है और किस तरह का उनका ख्याल रखना है। वह जी भी इसकी सटीक और साधारण से इलाज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए। हालांकि आरोही बिल्कुल भी बिना किसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल किए हुए बस अपने हाथों और सटीकता से राजा को देव के लव को पहचान कर उनकी बीमारी का पता लगा लिया। ये किसी चमत्कार से काम नहीं है। नहीं तो ऐसा ज्ञान तो बड़े बड़े जादूगर के पास नहीं है जो बिना जादू के इस तरह का चमत्कार कर सकते हैं। और वहीं जहां इन सबको ये सभी चीज चमत्कार लग रही है, तो वही औरत को ये सभी चीज पिछले जीवन में अपनी किताबों और साइंस से सीख चुका है। इसमें हर एक थ्योरी में लक्षण के जानकार बीमारी का पता लगा सकते हैं, और ना ही उसके लिए ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, ना किसी जादू की शक्तियों की। जाने के बाद सब आराम से राजा कामदेव के मिलने लिए और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। अब ये महल सिर्फ महल में रहने वाले लोग और राजा कुंभदेव के परिवार वालों के लिए ही था। अब पूरा समारोह समाप्त हो चुका था और सब अपने अपने साम्राज्य और राज्य लौट गए थे। राजकुमारी काव्य अभी अपने पिता के साथ अपने साम्राज्य से लौट गई, पर इस वक्त भी उसके जहां में वही बेइज्जती और अपमान घूम रहा था जो भरी सभा में राजा कुंभदेव ने किया था और राजकुमार आरव ने उसे नाप ना कर किया था। राजकुमारी काव्य इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने अपना पूरा कैमरा टेस्ट मैच कर डाला था, और इस वक्त उसके करीब जाने से उसकी दासियां और यहाँ तक कि उसकी दोस्त ने भी खबर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे कुछ समय से राजकुमारी काव्य इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। क्या वह उसे समझने में देर कर चुके हैं, या राजकुमारी काव्य पहले से ही ऐसी है, इसलिए कुछ समय से निर्गुण काव्य का अलग अलग रंग और चेहरे नजर आए थे, जिसे देखकर तुमसे जरा से भी यकीन नहीं हुआ कि वही राजकुमारी काव्य है जिसके साथ उसने पूरा बचपन बिताया था। वही तो, वही राजकुमारी काव्य को तो बस सिर्फ और सिर्फ शक्तियों से मतलब थी। उसकी जिंदगी में बस एक शक्तिशाली इंसान चाहिए जो उसे एक कर रख दे उसके कदमों में सभी शक्तियां। साथ ही साथ वह यही चाहती है कि वह इस पेरिस साम्राज्य की पहली रानी बनी, जिससे वह महारानी राजदेवी की तरह पूरे साम्राज्य में अपना शासन स्थापित कर सके और अपने पिता के साम्राज्य को भी फायदा पहुंचा सके। पहले से ही उसे बस पावर और खजाना से मतलब था, और अभी भी उसे इन्हीं दो चीजों से मतलब है, बाकी चीजों से उसे कोई मतलब नहीं है। एक सर्वश्रेष्ठ जादू करने के साथ साथ उसे एक सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य का सर्व रानी बनना, यही ख्वाहिश है राजकुमारी काव्य की, और यह बात आर बहुत दुख हो भी समझ चुका है, इसलिए वह अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। पर वह इस बात से अनजान है कि उसने अभी सिर्फ एक मुसीबत को अपने से कुछ वक्त के लिए दूर किए हैं, पर इस महल में बहुत सारे मुसीबत उसके आसपास मंडरा रहे हैं। साथ ही साथ राजा कुमारी की तबीयत खराब होना, यह उसके लिए तो अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जी सभी चीजों से राजा कुंभदेव ने अब तक राजकुमार आरो को बचाया है। अब वह सभी चीज एक बार फिर उसके साथ होना प्रारंभ हो सकता है, पर बाकी सब ये बात नहीं जानते कि और राजकुमार आराम नहीं 21वीं सदी का डॉक्टर आरव है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। एपिसोड 132। आखिर तुम्हें हुआ क्या है आरव, तुम इतने बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं? करण रहा नहीं गया, इसलिए उसने ये सवाल किया। इस पर आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम जानते हो राजा को मैं देखा क्या हुआ था।
जिस पर करण ने ना समझ से उसे देखा और ना में सर हिला दिया तो अब मैं एक गहरी सांस ली और कहने लगा, राजा कमदेव को जानबूझकर बीमार किया जा रहा है, उसे अपने हार्ट अटैक आया था, पर उनसे पहले मैंने जो उनका इलाज करते वक्त पता लगाया तो मुझे ये बात पता चले कि बहुत लंबे वक्त से राजा कुंभदेव को एक अलग तरह की जहर दिया जा रहा है जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, और यह जहर बहुत ही ज्यादा मायावी और रहस्यमय है। उसके बारे में मैंने उसे सुनहरी किताब में पढ़ा है। ये सुनकर करण की तो बोलते ही बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने खड़ा ये राजकुमार आरव को आखिर इन सभी चीजों के बारे में इतनी जल्दी और सटीक चीज कैसे पता चल जाती है। कहीं तुम्हारी याददाश्त वापस तो नहीं आती क्या? तुम्हें यही याद आया कि राजा कुंडी को बहुत पहले से ही जगह दिया जा रहा है, इसलिए तुम मुझे पता है ना? करण की बात सुनकर आरा में नाम ऐसा ही लाकर कहा, हाँ, बीता हुआ कल यादों में भले ही अच्छे लगते हैं, पर अभी मुझे वह यादें बिल्कुल भी याद नहीं है। ये तो मैं अपनी विच तत्व की शक्तियों से और अपने चक्र के जागृत रहस्य प्रयोग से पता किया है। तुम जानते ही हो ना, मेरी सबसे पहले तत्व शक्ति विष है और उससे मैंने कई लोगों का इलाज किया है और सभी लोगों में मेरी शक्तियां बहुत ही कारगर साबित हुआ था। इसलिए मुझे ये बहुत आसानी से पता चल गया। भला के बाकी वेद ऋषि या ज्ञानी जादूगर ये बात पता नहीं लग सकता क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं है जो मेरे पास है। वह कहते हुए अपनी पुरानी सोच में गुम हो गया और उसे सुबह से आने लगा कि बहुत सारी चीज इस जाति दुनिया में एक बैट की तरह है। हालांकि इन्हें जादू और बहुत सारी चीजों का ज्ञान है, पर बहुत सारी चीज में इस वक्त ये दुनिया बहुत ही ज्यादा पीछे चल रही है कि तभी उसे कुछ याद आया और वह करूंगी थोड़ा देखकर कहने लगा, तुमने कहा था कि इस दुनिया में बहुत सारी रह चुके हुए हैं, क्या इस दुनिया के साथ कोई और दुनिया जुड़ी हुई है जिसके बारे में यहाँ के लोगों को पड़ता है पर वहाँ के लोगों को नहीं? उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसके मुस्कुराहट को देखकर अब गुस्सा को नहीं लगा और वह कारण को देखते हुए कहने लगा, जो भी है मुझे सब चीजों के बारे में जानना है उसे। पर करने कहा, तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हो। अभी अभी तुमने जादू करना सीखा है और इतनी बड़ी सच्चाई तुम्हें बता दी जाएगी तो तुम इन सभी को संभाल नहीं पाओगे क्योंकि यह सभी चीज बहुत ही ज्यादा सीरियस में और दिमाग को हिला देने वाली बातें हैं। तो अभी तुम्हें जितना हो सके उतना अपने दिमाग की और शरीर को मजबूत बनाना है कि तुम वह जान सको जो हर जादूगर और वह व्यक्ति जानते हैं जिन्हें पूरी दुनिया के बारे में खबर हो। और अब तो वह वक्त भी आ गया है जब तुम्हें भी इस दुनिया के बारे में पता चले और बहुत जल्द राजा कुंदेव तुम्हें इस दुनिया के बारे में बताएंगे। पर अभी के लिए तुम्हें इस दुनिया में अपना बच्चों से रखना है। याद है ना रूथ ने क्या कहा था? अभी उन्हें आने में वक्त है, तब तक तुम्हें इस दुनिया को पूरी तरह से समझ लेना है। और तुम ये बात तो समझ ही गए होंगे कि पिछले 3 कुछ समय से उल्टी सीधी अभी गायब है। तो तुम्हें क्या लगता है वह ऐसे ही गायब है या कोई वजह है? और वह सिर्फ किसी खास मौके पर या राजा कौन थे कि बुलाने पर ही वहां पर उपस्थिति रहती है, बाकी टाइम वह कहाँ रहती है? करण में आपको देखा तो आर सच में पड़ गया कि यह बात तो सच थी कि रुद्र के जाने के बाद उन्होंने राजकुमारी ने उनसे थोड़ा सा दूरी बना ली है। और यह किस बारे में है यह अब तक उसे समझ ही नहीं आया। तुमने खाने का मतलब क्या है कि इस महल में मुझे छोड़कर बाकी सभी लोगों को उसे दुनिया के बारे में पता है और एक मैं ही हूँ जिसे मुझे कुछ पता नहीं है? सभी को उसे बारे में पता है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुम्हें अभी और सीखना चाहिए ताकि तुम उसे सच्चाई का सामना कर सको जो हर जादूगर जानता है। और ऐसे ही नहीं, तुम्हारा ये साम्राज्य और देश बढ़ा है, इसके लिए भी बहुत सारी तरह की लड़ाई लड़ी गई है। साम्राज्य खड़ा हुआ है और राजा कॉमेडी में अपने जीजा लगाकर अपने पुरखों की इस विरासत को अभी तक अपने साथ रखा है और आगे भी रख रहे हैं। तो तुम्हारा सामना सिर्फ तुम्हारे दुश्मन या बाहरी अंदर भी अंदर ही अंदर के लोगों को, उनके लिए ही नहीं, बाहरी और ताकतवर राजाओं के साथ होने वाला है जो इस वक्त तो तुम्हारी तरह राजकुमार है पर आने वाली समय में हो कि तुम्हारी तरह एक महाराज बन जाएंगे। हालांकि तुम्हारा समाज बहुत है पर उसे चलाने के लिए तुम्हें जो चीज चाहिए इसमें फोटो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपनी चीजों को संभालना, सभी चीजों पर बात करना सीख जाऊंगा, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आराम कारण की बात सुनकर इतना तो समझ गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, पर उसे यह बात समझ नहीं आया कि आखिर क्या छुपा रहे हैं जो सभी जादूगर चाहते हैं कि यह उसे चुप कर रहे हैं। क्या ये कोई बहुत बड़ी ज्यादा किताब है या जादू को नियंत्रित करने की बहुत ही ज्यादा दुर्लभ चीज? एपिसोड 133। अगले दिन सुबह आरव राजा कुंभदेव के कक्ष में पहुंच गया। यहाँ पर राजा कुंभदेव आराम से अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और उसके दूसरी साइड राजशाही वेद और उनकी कुछ सहकर्मी उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां बना रहे हैं। आरव ये सब देख कर रहा वहीं पर रुक गया, पर राजा कुंभदेव को एहसास हो गया था कि उसके कक्षा में राजकुमार आरव आ चुका है, इसलिए उसने बिना आंखें खोल के बिस्तर पर लेटे हुए ही राजकुमार यादव को अंदर आने को कहा। तो आरव भी बिना किसी आवाज के चुपचाप राजा कुंभदेव के सामने आकर बैठ गया।
वैसे तो उसे पता था कि इस वक्त राजा कुंभदेव स्वस्थ नहीं है, पर वह जल्द से जल्द राजा कुंभदेव को वह जहर देने और उसे इंसान को पकड़ना चाहता है जो राजा कुंभदेव के बहुत ही करीब है, और यह जहर उसे धीरे धीरे करके दे रहा है। अब को तो सबसे पहले सभी परिवार में मौजूद हर सदस्य पर शक हो रहा है, पर वह जल्दबाजी करके कोई भी गलती नहीं करना चाहता। यही सब सोचते हुए आरव गहरी सोच में गुम हो गया और उसने मन ही मन कहने लगा, मुझे कुछ करना होगा ताकि राजा कुंभदेव कुंभदेव को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। आरव ने राजकुमार आरव की पुरानी यात्रा से इतना तो समझ लिया था कि राजा कुंभदेव के लिए राजकुमार आरव उसके जान से भी बढ़कर है, और पूरी साम्राज्य और कुछ दिनों में ही आराम में ये समझा गया कि राजा कुंभदेव के लिए राजकुमार आरव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यह बात पूरा साम्राज्य और पूरा राज्य जानता है। राजकुमार आरव के बदले रवैया हो या उसका बुरा व्यवहार, भले ही राजा कुंभदेव को भी बातें पसंद नहीं आती, पर अपने इस राजकुमार के लिए वह हर एक उसूलों को तोड़ने के लिए तैयार है जिससे उसके बेटे को खुशी मिले, और राजकुमार आरव की सभी फैसलों को मंजूरी दे रहे हैं और उसके सभी गीत या सभी आदेशों को बिना किसी सवाल के पूरा भी कर रहे हैं, वह भी उसके इस बुरे बर्ताव को देखकर। तुम किस सोच में घूमते हो राजकुमार? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे जीएमटी दादी एक साथ आने वाली है? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम चिंता मत करो, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम भी राजा क्यों ना बना दिया गया हो। मेरे बाद तो मेरा उत्तराधिकारी तुम ही बनोगे, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहकर सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से तुम्हें सिखाऊंगा। तुम्हें उसे गड्ढे में बैठकर मुझे राज्य और साम्राज्य का देखभाल करते देखना ही मेरा सपना है। आरव, मैं आपके लिए ऐसा क्या जो आप मुझे इस तरह से सबसे अलग व्यवहार करते हैं? बाकी सारे भी तो आपके ही बच्चे हैं, पर मुझ में ऐसा क्या है जो आप मेरे लिए अपने सभी नियम तोड़ने को तैयार रहते हैं? आखिरकार राजकुमार आरव ने अपना यह सवाल पूछ लिया। इसका जवाब तो हर कोई चाहता है, पर सीधा राजा को मुझे कोई कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। अचानक से उसकी इस सवाल को सुनकर राजा खूबदेव ने अपनी आंखें खोली और उससे देखने लगे, जिससे राजकुमार आरो ने अपनी नजर दूसरी ओर कर ली और अपना चेहरा वैसे ही भावहीन रख लिया, पर इसमें भी राजा कुंभदेव को आरव के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी नजर आ रही थी, जिसे देखकर राजा कुंभदेव सीरियस हो गए और अपनी आवाज को सख्त बनाए हुए ही वह राजकुमार यादव को देखने लगी कि तभी उसने नजर घुमाकर बाकी सभी को वहां से जाने को कहा, पर दवाई बना रहे सभी कर्मचारी और बैट जो कुछ दूरी पर मौजूद थे मुझे सर झुकाए हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजा कुंभदेव ने आरव की तरफ देखा और कह, तुम किस चीज से इतने परेशान हो? क्या कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है जो तुम मुझे करना चाहते हो, या मुझे लेकर परेशान हो? चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा या हो चुका हूँ। तुमने जो इलाज किया मेरा, आखिर तुमने ये सारी तकनीक सीखी कहाँ से? और भी बहुत सारी चीज तुम्हारे बारे में मैंने सुनी है। तुम्हें तो पहले एक आम लड़के की तरह साम्राज्य में घूमने और साधारण इंसान की तरह उनके बीच रहना बहुत पसंद था, पर अब क्या हो गया? और सबसे जरूरी बात, तुम गायब कहाँ हो गए थे? पहले तो मैं इस बात को इसलिए नहीं कह क्योंकि उसे वक्त तुम्हारी याददाश्त नहीं आई थी, पर अब तो तुम्हारी याद आती धीरे धीरे करके आ रही है। तो क्या तुम्हें ये याद आया कि तुम इतने दिनों से इस साम्राज्य से और अपने घर से दूर कैसे गए? ये सवाल सुनकर आरव वही चीज याद आने लगी जो उसके साथ हुआ था, जिससे उसका सर बहुत तेजी से दर्द करने लगा और वह अपने दोनों हाथों को सर को पकड़कर वहीं पर बैठ गया। उसके अचानक से बदले तबीयत को देखकर राजा कुंभदेव ने जल्दी से वैद्य जी को बुलाया और आरव को संभालते हुए अपने बगल में बैठा दिया। आरव के सर बहुत ही ज्यादा दुख नहीं लगा और वह अपने सर पर हाथ ऐसे पड़े हुआ था जैसे कि अचानक से उसके सर में कोई बहुत भारी चीज रख लिया हो। बच्ची जल्दी जल्दी आरव की सर पर अपनी जादू करने से एक गोलाकार चक्र बना दिए और धीरे धीरे वह चक्र आरोग्य के शरीर में कुछ रोशनी डालने लगी। थोड़ी देर में आना की आंखें भारी होने लगी और वही निहाल होकर वह बेहोश हो गया। ये देखकर राजा कुंभदेव परेशान हो गए और राजवेद की तरफ देखने लगे। वैद्य जी ने सर हिलाकर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं महाराज, बस इन्होंने अपने मस्तिष्क पर कुछ ज्यादा ही छोड़ दे दिया था। हालांकि जादूगरों का दिमाग बहुत ही मजबूत होता है, पर कुछ चीज में और कुछ यादों में जो टेरा गव होता है उससे याद करने में बहुत ही ज्यादा शक्ति, और इंसान अपना सबसे कमजोर भाग खूब मजबूत करना भूल जाता है। इसलिए राजकुमार आरव का सर इस तरह से भारी हो गया। उन्हें कुछ ऐसा याद किया था जो उसके मानसिक स्थिति और उसके लिए बहुत बुरा है। ये सुनकर राजा कुंभदेव सोच में पड़ गए और उसे पछतावा होने लगा कि क्यों उसने राजकुमार आरव से वह सवाल किया। एपिसोड 134। राजा कुंदेश से मिलने हैं। बाकी सब ने जब देखा कि राजकुमार आरव राजा कौनदेव के बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ है, तो सब सच में पड़ेगा कि आखिर राजकुमार आरव ने ऐसा क्या और क्यों किया। मानसिक स्थिति है, पर उसे किसी चीज को लेकर अंदर हिस्से में एक अलग ही तरह का कमजोर हिसाब बना चुका है। इस बारे में जानकारी उसे बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि आपकी राजकुमार आरव का कमजोरी क्या है और ऐसा क्या है जिससे वह इतना कमजोर हो सकते
है कारण भी अब राजा कुंडेश्वर के कक्ष में एक कोने में खड़ा हुआ ये सब चीज सोच रहा था। उसने कई बार भारत को इस तरह से बेहोश होते देखा था, पर उसे यह बात पता थी कि अगर पहले इस तरह से कमजोरी कारण बेहोश हो जाता था या अपने उसे शक्ति के कारण जिसे वह संभाल नहीं पता, पर इस वक्त आना बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो चुका है। पर किस लिए आरंभ इस तरह से बेहोश हो गया, ये चीज उसे समझ नहीं आ रही थी। वहीं राजा कौंदे ने सबको वहां से जाने को कह दिया और राजकुमार आर के पास ही बैठे रहे। वैसे तो राजा कामदेव की तबीयत खुद ही बहुत ही ज्यादा खराब थी, फिर भी वह व्यक्ति को ये कहने से रोक नहीं सकेगी उससे पहले उसके बेटे का इलाज और सही ढंग से देखभाल हो। तकरीर शाम के सूर्य अस्त्र होने के समय राजकुमार आरव ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खुली। इस वक्त राजा कामदेव कक्षा में मौजूद नहीं थे, पर कारण वहां पर मौजूद था, इसलिए वह जल्दी से उसके पास चला गया और उसे देखते हुए एक गहरी सांस ली और कहने लगा, तुम ठीक हो, पानी लाओ तुम्हारे लिए। ये कहते हुए कारण ने जल्दी से राजकुमार आरव को पानी दिया। अब भी उसी जगह बैठकर पानी पीने लगा। वह एक बार में ही पूरा जग खत्म कर चुका था और वह गहरी गहरी सांस लेने लगा। कारण भी उसे शांत करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए वह चुपचाप वहीं पर बैठकर उसके पीछे पीठ में हाथ कर है नानी लगा। कुछ समय बाद आरव ने गहरी सांस ली और अपने शहर में वापस आकर इधर देखने लगा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि यह कक्ष तो उसका नहीं है। फिर तभी उसे सुबह का चीज याद आने लगे कि किस तरह वह उसे तरह से रिएक्ट करते हुए बेहोश हो चुका था। ये याद करते हैं अपने बगल में रखी फूलों के वास को उठाकर जमीन पर इतनी तेजी से देखा कि बाहर खड़े बाकी सैनिक एकदम शिक्षक उठे और कक्षा के अंदर आ गए। उसके साथ ही राजविद्या और उसके सहकर्मी भी वहां पर आ चुके थे और राजकुमार आरव को देखकर उनके सर पर स आए, नहीं तो राजा को मुझे दे दो। उनके सर पर अलग ही तलवार रख दिया था। आर ने उन सबको देखा तो एकदम से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से उन सबको देखकर तेजी से उनके बीच से अपने कक्ष की तरफ निकल गया। उसके पीछे उसके अंगरक्षक और सैनिक भी मौजूद थे। तुम्हें कारण भी परेशानी से उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसे पता था कि आरव किस बात को लेकर परेशान है। पहले तो उसे समझ नहीं आया था, पर इस तरह से आरव रिएक्ट कर रहा था तो इतने समय में तो वह समझ ही गया था कि आप किस लिए परेशान हैं। तो वही महल की दूसरी तरफ राजकुमार वैभव के कक्ष में वह बहुत समय से किसी चीज पर बहुत ही ध्यान से बैठा हुआ था। उसके माथे से पसीना आ रहा था तो वही उसका पूरा कमरा एक काली और सबसे ज्यादा मनहूस परछाई और धोने से फैला हुआ था। यह एक काला जादू था जो दूसरे दुनिया के कनेक्ट करते हुए किसी चीज और यह व्यक्ति यह काली शक्ति वाले लोगों को एक तरह का सिग्नल दे सकता है। और वैभव कई दिनों से यह चीज कोशिश कर रहा है, पर अभी तक उसे रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए वह बार बार कोशिश कर रहा है। पर आखिर में वह हार मानकर अपनी जगह खड़ा हो गया और अपने पूरे कमरे को तोड़फोड़ करते हुए चिल्लाने लगा। बाहर तक उनकी आवाज जा रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की। कि राजकुमार वैभव ने एक शब्द हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके कफन में कोई जान ना पाए और उसके आसपास तो सिर्फ उसके ईमानदार लोग ही रहते हैं, इसलिए वह इस बारे में किसी को नहीं बता सकते, चाहे काली शक्तियों को हो या कोई भी महल में रहने वाले व्यक्ति। राजकुमार वैभव के दास दासियां या उसके गुप्तचर, वह राजकुमार वैभव के हाथों की कठपुतलियां हैं जिसे वह जब चाहे जैसा चाहे नाचा सकता है। उसने एक गोलाकार काली परछाई बनाई जिसमें कई दुआ और एक रहस्यमय ढूंढ उसे गोलाकार रोशनी से निकल रही थी, पर उसे रोशनी के में कुछ ढूंढ के सिवाय कोई भी चीज सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही अंधेरे की सिवा कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखते हुए और राजकुमार वैभव ने चिल्लाते हुए कहा, वह इतना टाइम हो गया, आखिर गई तो गई कहाँ। यह अपने आप को सर्वशक्तिमान समझती है, पर अब जब इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने की बारी आई तो यह मुझे छोड़कर कहीं और चली गई। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, आखिर समझ क्या रखा है मुझे। इतने वक्त से इसी बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर यह नहीं रही, आखिर में कहाँ पर गायब हो गई है। फिर कुछ सोचते हुए वैभव ने उसे कई रोशनी गिरावट देखते हुए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसका आवाज उसका भी रोशनी के अंदर तो जा रहा था, पर उसे के बाहर एक काली परत और अंदर के धुएं के कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी तो मुझे किसी और चीज पर ध्यान देना जरूरी है। इतना अच्छा मौका मिला है, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। एपिसोड 135। राजा कुंभकर्णदेव को हार्ट अटैक आया था, फिर भी वह वापस सही से अपना काम आसानी से देख पा रहे था। और एक इतने बड़े साम्राज्य का राजा होना कोई आम बात तो नहीं है, इसलिए उसे हर दिन और हर समय अपनी प्रजा और पूरे साम्राज्य का देखभाल के लिए वह अपना शक्ति समय दे देते और सभी कामों में उनका सर्वश्रेष्ठ काम यही होता है कि उसके साम्राज्य में कोई भी तरह का कोई बीमारी या बुराई ना पहले उनका साम्राज्य हमेशा आगे बढ़ते रही और पूरी दुनिया में जिस वक्त जिस मुकाम में है उसे मुकाम तक उनका अगला उत्तराधिकारी लेकर जाए। राजा कुंभदेव अपने एक कक्ष में सभी सेनापति और राजतंत्र के नेताओं से मिलने के बाद अब वहां पर कोई नहीं था। वह कुछ सोचते हुए अपने गहरी सोच में गुम हो गए और उसे सच में गम होते हैं।
उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कान को देखकर इतना तो समझ आ गया था कि राजा कौन देव ने किस ऐसे इंसान को याद किया है जो उसके दिल के बहुत करीब है। और उसे याद करते हुए राजा कुंड अपनी जगह पर उठ गए और कुछ कम चलाते हुए एक छोटी सी डिजाइन जो दीवार पर लटकी हुई थी उसे खींचने पर एक खुफिया जगह खुल गया उसको। फिर जवाब को जाने के बाद राजा कुंड पुरानी तस्वीर और पुराने बहुत सारी यादें जो इस गुप्त स्टोर रूम में रखा गया है उन सभी चीजों को देखते हुए वह बहुत ही ज्यादा भावुक हो रहे थे। उन्हें याद करके उनके पास इस साम्राज्य के सबसे बड़ी ताकतवर राजा और सबसे ताकतवर जादूगर जरूर है। सब कुछ चीजों को वह वापस नहीं ला सकता और ये दुनिया की सच्चाई है कि हम लाइफ में हर एक चीज वापस ला सकते हैं। पर कुछ चीजों को लेकर हम इतना ही विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह चीज हमारा है। उनका तस्वीरों को देखते हुए राजा कामदेव कुछ सोचने लगा और फिर कहा कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। राजा कुछ दिल्ली में वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद वह अपने उसे खुफिया चक्र की मदद से उसे जगह को बंद कर दिए और चलते हुए बाहर की ओर आने लगे। तभी एक दास ने उसके सामने आकर सब झुका लिया और कहने लगा, महाराज राजकुमार वैभव को होश में आ गए हैं और वह इस वक्त अपने कमरे में है। ये कहते हुए भी सर झुका लिया। तो वही राजा कौन थे ये सुना और तेजी से उनके कक्ष की तरफ चले गए। साथ में ही राजकुमार वैभव अब ठीक है और अपने कक्ष में जा चुके हैं। ये देखकर राजा कामदेव अपनी जरूरी कामों को खत्म करके सीधा राजकुमार वैभव के साथ राजकुमार आरव के कक्ष में चले गए। वहां पर पहुंचने के बारे में देखा कि राजकुमार आरव वापस से अपने किताब वह में बिजी है। वहां पर अलग अलग तरह की किताबें रखी हुई थी और कुछ पेन भी जिसमें अलग अलग तरह के विषय और चीजों के बारे में लिखा गया था। वह भाषा ना तो इस साम्राज्य में कोई जानता था ना ही बोलता था, पर यह भाषा जरूर है। ये बात वह सब बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि पूरे दुनिया के अलग अलग साम्राज्य और राज्यों से इस साम्राज्य को घूमने और अभी समझ में शामिल होने बहुत सारे राजा और किंगडम के किंग आए थे और उसके साथ राजकुमार वैभव को भी। और उसे पेज में लिखो भाषाओं को देखकर करण जितना हैरान हुआ था उससे कहीं ज्यादा हैरान वह दोनों हुए थे। पर वैभव को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार आरव को यह भाषा आदि कैसे है। मुझे ये तो बहुत ही रहस्यमय भाषा है और इसका उपयोग बाहरी दुनिया में बहुत ही इस्तेमाल करते हैं कि तभी राजा कुंभदेव ने राजकुमार वैभव के सामने बैठ गए। राजकुमार वैभव नहीं है महसूस कर लिया था कि उनके सामने राजा को वीडियो आकर बैठे हुए हैं। फिर वह अपने काम को जारी रखते हुए अपना आखिरी पन्ना लिखकर खत्म किया और सभी पन्नों को सबमिट कर एक जगह बढ़ने लग उसे खुद की तरफ ना देखा देखकर मैं अपनी गले से आवाज निकाल और फिर राजकुमार वैभव को वह काली परछाई अभी भी नजर नहीं आ रही थी जिसके कारण वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। इसलिए कुछ दिनों से वह काली परछाई उसके सामने नहीं आ रही थी और जब जब वह उससे बात करना चाह रहा था तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। ऐसा देखते हुए वह बहुत ज्यादा परेशान और उससे में आ गया। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने दूसरे प्लेन पर काम करने के बारे में सोचा। इसका एक के बाद एक सभी षड्यंत्र और प्लान पर पानी फिरते जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। वह सोचा था कि राजकुमारी काव्य के जरिए एक बार फिर आरव को कितने जाल में फंसाकर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पर अब इस बार का आरव उनसे कुछ कदम आगे है और अब उसके साथ पुरानी तरह का खेल खेलना आसान नहीं होगा। ये बात वह बहुत अच्छे से जानता है। तभी एक गोलकर रोशनी में वैभव को राजकुमारी काव्य का चेहरा नजर आने लगा। साथ में उसके अंदर से कुछ तिरंगे बाहर निकलते हुए आवाज में बदल रही था बड़ी ही, जिसे देखकर वह संभल गया कि राजकुमारी काव्य उससे बात करना चाहती है। वह कुछ सोचते हुए राजकुमारी काव्य से अपनी शक्तियों की मदद से बात करने लगा। इस वक्त वह अपने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और सुन पा रहे थे। काव्य इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में आप बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। इस वक्त उसके आगे एकदम लाल हो चुके थे। कुछ समय के बाद उनके बाद एक बहस में बदल गया और वह भी एक छोटा मोटा नहीं, बहुत तेजी से वह दोनों एक दूसरे को ब्लेम दे रहे थे जिसके कारण वह दोनों बहुत ही जल्दी ही एक दूसरे से बहस करते हुए लड़ने लगे। किस वजह से राजकुमार वैभव और काव्य लड़ रहे थे ये जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और आखिर ऐसा क्या है राजा कुंभदेव के पास जो वह यही कह रहे थे कि उन्हें अपना वादा पूरा करना है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।